Students, welcome to Unique Academy. So we continue back with your history. तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हिस्टोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, थोड़ा सा ठीक है। तो हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, तो दोस्त में दो पार्ट वी ऑलरेडी कवर्ड, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पढ़ा था, रिकॉल करना क्या क्या पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने कुछ हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री के बैकग्राउंड में इंडिया में क्या क्या ट्रेडिशंस थे, कैसे वो डाइवर्सिफाई करने लगे, किस किस टॉपिक पे हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, कैसे कॉलोनियल रूल का डोमिनेंस था। ठीक है, याद आ रहा है। फर्स्ट में हमने एएसआई के बारे में पढ़ा था, किसने सेटअप किया था एएसआई, उसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे। तो पहले एशियन से हम मॉडर्न में आए थे, मॉडर्न से अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस तक चलेंगे। ठीक है, चलो। तो थर्ड वीडियो है, जिसने पहले दो वीडियो नहीं देखे पहले वो देख लेना, फिर यहाँ पे आना। तो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब अब क्या होगा, पहले तो क्या हमने पढ़ा था, कॉलोनियल जो कंपनी रूल था यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो, उसके बारे में जय जयकार करेंगे, तो उसकी बड़ाई कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ, नेशनलिस्ट अप्रोच आएगी। नेशनलिस्ट मतलब कि जो हमारा इंडिया है इसके बारे में लोगों को बताए। ठीक है, तो नेशनलिस्ट अप्रोच डेवलप होगी, जो इंडिया के बारे में लिखेगा उसको नेशनलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इनके अप्रोच से, इनके व्यू से हम देखेंगे कि इंडिया कैसे था, और ये रियल पिक्चर बताएंगे हमें। जो यहाँ पे रहता है वो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बता सकता है, राइट। तो इनके व्यू से देखेंगे क्या क्या था। चलो, द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन, जिन्होंने स्कूल सेटअप की थी अंग्रेजों ने, उसके अंदर पढ़े थे, बट उनके व्यूज अलग थे, राइट। उन्होंने जो पढ़ा था उन्होंने उसको काउंटर किया। क्यों, वो वहाँ पे रह रहे थे, उनको पता था जो लिखा रहे हैं और जो बता रहे हैं उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि सोन एन इंक्लेशन टू रिस्टोर दी प्राइड ऑफ द एशियन ग्लोरी ऑफ इंडिया, जैसे कि ये हमारा कोहिनूर का हीरा, राइट। फिर हमारा पिकॉक थ्रोन, फिर तलवार एक्सेट्रा। बोल रहे कि आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि इंडिया में कुछ नहीं था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये कहाँ पे फिर, अगर ये नहीं तो आप इंडिया में आते ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमारा हिस्ट्री जो था, इंडिया का जो एशियन हिस्ट्री है वो ग्लोरी था, जो आप बता रहे हो वो तो आप मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को, असल बात वो नहीं है। तो दे ग्लोरीफाई वॉट एशियन इंडियन, एशियन ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स। मतलब उन्होंने बताया कि हमारा जो सोने की चिड़िया थी इसलिए आप यहाँ पे आए, जो आप बता रहे हो कि इंडिया में स्लेव्स है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंडिया में कुछ नहीं है, तो ये आधी अधूरी बात है। सही सच्चाई तो ये है। ठीक है, द राइटिंग्स वर ऑल्सो शोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, दिख रही पर्सनालिटी। तो इन्हें भी सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था। फिर और एक था दर्पण, दर्पण पेपर था जो 1939 या 29 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मराठी पेपर, तो इन्होंने भी एक्सपोज करना स्टार्ट किया था, राइट। मुंबई में थे, स्टार्टेड एक्सपोजिंग ब्रिटिश रूल। फिर भाऊजी लाड एक्सेट्रा दो तीन है। पर अभी हमारे लिए क्या समझना है कि नेशनलिस्ट का राइज होगा कौन से, इंडियन से, या ऐसे इंडियन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो स्कूल सेटअप किए थे वहाँ पे पढ़े थे, बट उन्होंने लिखाया था, जो बता रहे थे कि आपका इंडिया में ये खराबी वो खराबी, उन्होंने उसको क्या किया, काउंटरडिक्ट किया, उनको काउंटर किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सच्चाई नहीं है, दिस इज नॉट द रियल ट्रूथ, रियल ट्रूथ ये है। अगर ये नहीं होता तो आप हिंदुस्तान में नहीं आते। तो उसमें सबसे पहले नाम किसका आएगा, विष्णु शास्त्री जांबड़े चिपलुनकर। जांबड़ेकर इज डिफरेंट, राइट, चिपलुनकर, ये इनकी फोटो है। अब क्या क्या टीचिंग थी उनकी देखते हैं। तो ही क्रिटिसाइज, समझना है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने काउंटर किया द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब कि हम बोलते हैं ना, ये लड़का ऐसा है तो मतलब खराब रहेगा, ये पढ़ता नहीं तो पक्का फेल होएगा। जो आपने एक मन गलत कहानी बना के रखी है वो रियल प्रैक्टिकल बात नहीं है। ऑफ हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडियन रिटन बाय ब्रिटिशर्स, मतलब कि जो ब्रिटिश अंग्रेज लिखे गए वो सब गलत है, वो रियल ट्रुथ नहीं है। ही क्रिटिसाइज द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो ब्रिटिशर्स कौन से, वो कॉलोनियल वाले, ठीक है, कॉलोनियल वाले जो कि क्रिटिकल थे, जिन्होंने गलत गलत लिखा था इंडिया के बारे में, मैनिपुलेट किया था चीज़ों को। जो मैनिपुलेटिव थे वो नहीं, जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, जैसे कि एएसआई सेटअप करने वाले कनिंगम, फिर जेम्स एक्सेट्रा, इन्होंने जिसने अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जिन्होंने प्रैक्टिकल रखा था अप्रोच, तो उनको क्रिटिकल नहीं थे वो। जिन्होंने गलत गलत बताया था, जिन्होंने मिस इंटरप्रेट किया था चीज़ों को कि भाई तो दुनिया भर की गरीबी थी, इनका कुछ था ही नहीं, हमने इनको ऊपर लाया, तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने क्रिटिक बने दो, नहीं ये सब गलत है, ये रियल हिस्ट्री, ये रियल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडिस हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडियन रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर मतलब किसके बारे में लिखेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में लिखेंगे, जो भी किया हमने सही किया, हिंदुस्तानी गलत थे एक्सेट्रा। ठीक है, द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब इन्होंने बताया कि हमारा जो गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा मतलब क्या, आराम से बताता हूँ कि अगर ये सोने की चिड़िया नहीं होती तो क्या ये इतने बड़े ब्रिटेन से यहाँ तक आने की कोशिश भी करते, तो कुछ तो था ना जिनको अट्रैक्ट कर रहा था। आप देखो, अगर प्री हिस्ट्री में जाए, फटाक से याद नहीं है, तो इंडिया यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑन 24%, जो दुनिया का जीडीपी है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था 24%। कब, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है। ठीक है, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, मतलब अराउंड 1600, जब अंग्रेज आए थे उसके पहले की बात है, जब इंडिया 24% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड के। जब यहाँ से गए
तो हमको 2.1% पे छोड़ के गए थे, 2.1 टू 2.4%। कलर थोड़ा चेंज करते तो दिखेगा, 2.1 टू 2. देखो 2.1 टू 2.4% जीडीपी, मतलब देख रहा इतना निचोड़ के लेके गए थे यहाँ से, तो पूरा खाली कर दिया था, राइट। तो यही रीज़न था, तो उन्होंने ये सब चीज़ को एक्सपोज किया, बोला ये हमारा गोल्डन एरा था, उस टाइम पे आप आए और सब कुछ लेके चले गए। अभी जो भी वहाँ पे पैलेसेस विलेसेस जो भी बने हैं, एक्चुअली वो यहीं से पैसा गया है वहाँ पे। देखो ये कोहिनूर का हीरा भी, ठीक है, समझते हैं अभी। तो ब्रिटिश नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दे एट टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ, मतलब उन्होंने ब्लेम किया कि आपने जो क्रिटिकल नहीं बने आप, मतलब जो एक्चुअल में रियल फैक्ट था, जो लोग थे, जो वहाँ के पीपल थे, उनके लाइफ के बारे में आपने कैसे लगाया, मतलब लगा देखी होगी आपने, तो उनके बारे में कहीं नहीं लिखा आपने। आपने फार्मर का एक्सप्लोटेशन कैसे किया, कैसे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसको ख़राब किया, जैसे हमारे आर्ट्स थे, आर्टिसंस थे, राइट, खादी थी, तो इसके जो छोटे मोटे कामगार थे, एमएसएमई की, उसको कैसे ख़राब कर दिया, और कैसे आप यहाँ से लेके मैनचेस्टर को बना दिया। तो ये सब चीज़ें आपने बताई नहीं, बस खुद की वाह की, तो इन्होंने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है एम जी रानाडे जी का, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में आराम से पढ़ेंगे, इनका बुक में भी है। फिर देखो ये कुछ नाम है, देख लेना, काशी प्रसाद, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये रमेश चंद्र मजुमदार, जैसे आरसी दत्त, इनको आरसी मजुमदार भी बोलते हैं। तो इन्होंने, और दादा भाई नौरोजी, इनका नाम नहीं दिया यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी भी है, ठीक है। तो ये दो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि, इन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि एक साल में ब्रिटिश उस जमाने में 52 करोड़ रुपए लेके आती है हिंदुस्तान से, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट था कब, 1600 के बाद जब एक्चुअली कंपनी रूल सेटअप हुआ था, कब हुआ था, 15 देखे तो 1764 के बाद एक्चुअल में हिंदुस्तान में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब प्रॉपर शासन आ गया था ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये एक्सपोज किया था, उन्होंने बताया था जब भी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेटअप हुआ था, तब उन्होंने सेटअप बताया था कि देखो हिंदुस्तान से आप इतना पैसा ले जा रहे हो, उस जमाने का 52 करोड़, ठीक है। समझ में आ रहा है कितना पैसा था उस जमाने में, तो यहाँ से आता था हिंदुस्तान से, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो नेशनलिस्ट का अप्रोच क्या होगा, इंडिया के बारे में रियल ट्रूथ बताने का, ठीक है। तो इसको देख लेना, पॉज करके आराम से लिख लेना, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझेंगे दूसरा पार्ट। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब सेकंड, इनका नाम देखो, विजय रजवाड़े। अब इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ो आप, ठीक है, तो रियल ट्रूथ जानना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपना फोकस क्या था, इन्होंने अपना फोकस डायनेस्टीज या फिर उस टाइम पे डोमिनेंट क्लास को था, अमीर गरीब पे नहीं, मतलब अमीरों पे जो डोमिनेंट क्लास था उन पे फोकस नहीं किया, उन्हें वहाँ पे रियल प्रैक्टिकल लोगों के बारे में बताने जाके कोशिश की। तो उन्होंने, उनका एजेंडा था, थ्री प्रिंसिपल था उनका, 3 पॉइंट था, 3 फैक्टर जब भी आएंगे तभी वो हिस्ट्री कंप्लीट होगी। पहले तो टाइम, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, उस स्पेस में, उस टाइम के अंदर कितने कितने लोग उस इसमें इन्वॉल्व है, और वो स्पेस और पर्सनैलिटी, जब ये तीनों के बारे में जब आएगा तभी वो हम इवेंट के बारे में बता सकते हैं। वरना आप बस टाइम के बारे में लोगे, स्पेस कोई और लोगे, पर्सनैलिटी आज के लोगे, तो वो इवेंट कंप्लीट नहीं होगा, राइट। जैसे कि मैं 1857 के बात करूँ और उससे आज से रिलेट कर दूँ, तो मतलब नहीं है ना, मुझे उस टाइम के सब कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, फिर इस बार जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस टाइम के भी तीनों चीज़ के बारे में कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, और फिर सिमिलरिटी बताऊंगा तो बात अलग है, राइट। तो उन्होंने कहा था किसी की चीज़ के बारे में, कोई भी इवेंट के बारे में बताओ तो 3 चीज़ के बारे में पहले बताना चाहिए, कि उस टाइम क्या था, उसका स्पेस क्या था, और उसमें पर्सनैलिटी कौन कौन सी इन्वॉल्व थी। जब तीनों चीज़ आएगी तभी बात आएगी। उन्होंने कहा मन गलत कहानी पे बिलीव नहीं करना है, तो उन्होंने कहा था जब तक आप ऑथेंटिक सोर्स पे बिलीव ना करो, डॉक्यूमेंट्स पे जाओ नहीं, तब तक बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो देख ले तो फटाफट इन्होंने क्या क्या कहा था, तो ओवरऑल समझा। इज वेल नोन फॉर इज राइटिंग इन मराठी वेराइट सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, ग्रामर। तो मतलब सिर्फ हिस्ट्री का थे नहीं, इनको 3-4 सब्जेक्ट के महाग आता थे, ठीक है। ही वॉज एक्सपर्ट, राइट। अब ही वॉज द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। उन्होंने कहा था हम खुद की हिस्ट्री खुद लिखे, ना कि किसी अंग्रेज पे डिपेंड करें। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स, सोचो 22 वॉल्यूम्स उन्होंने खुद लिखे थे, मराठ्यांची इतिहास साधने, ठीक है। ही रोड वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ दी वॉल्यूम्स। प्रीफेस आता है ना स्टार्टिंग में, बुक के पहले क्या क्या था, इसमें क्या क्या कवर करेगा, वो उन्होंने खुद लिखा था। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मतलब ऑल इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ना कि किसी एक का हिस्ट्री बता सकते, मतलब उस राजा के बारे में बता रहे हो तो उस राजा के टाइम पे किस उस प्रजा का शासन कैसे था, लोग कितने खुश थे कितने नहीं थे, वो भी सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी ही वो कंप्लीट हिस्ट्री कहलाएगी, राइट। टाइम, उस स्पेस में कौन कौन से लोग, पर्सनैलिटी, सबके बारे में आपको लिखना ही है। ही डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पेरेंसीज और वॉर फॉर सीजिंग पावर। उन्होंने जो डोमिनेंट क्लास था, राजा महाराजा, इनके बारे में नहीं लिखा सिर्फ, उन्होंने सबके बारे में लिखा, राइट। ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सोर्स। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सोर्स पे ही बिलीव करना है, किसी भी फेक न्यूज़, किसी ने भी कुछ बोल दिया उस पर बिलीव नहीं करना है, समझ में आया। तो देखिए अब दूसरा एक फैक्ट है, ये से जो बुक में साइड में फैक्ट आते हैं उसको एक बार देखिए करो। तो जस्टिस एम जी रानाडे, ये भी इनका नाम, मतलब जस्टिस फेमस है।
तो इन्होंने पुणे में प्रैक्टिस की थी, कभी आराम से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो जो फड़के थे, वासुदेव फड़के, तो इनका केस इन्हीं ने लड़ा था। तो ही एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन द ग्रेट डिटेल्स इन द बुक राइज ऑफ मराठा पावर। इनके हिसाब से क्या था कि ये कोई अचानक से हुआ नहीं था, ये वेल प्लान चीज थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर, मतलब कि अचानक से आग लग गई, ऐसे कोई बात नहीं थी। बट ग्राउंड फॉर इट इन महाराष्ट्र ऑन सोशल कल्चर एंड रिलीजियस लेवल्स वर गेटिंग रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। मतलब कि ये धीरे धीरे आराम से लोग तैयार होकर उसको वेल प्लान वे में एग्जीक्यूट किया हुआ चीज था जो राइज ऑफ मराठा पावर था। या अचानक से कोई भी और पावर में नहीं आया, लक से नहीं आया था, ये मेहनत करके सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के फिर सेटअप हुआ था। ठीक है, तो 1 मिनट देता हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है, 30 सेकंड्स लो, शॉर्ट में लिखने इनके बारे में। इन्होंने बोला था सोर्स को जब तक सारे सोर्स को वेरीफाई ना हो तब तक ना करो, 3 बात पे फोकस करना है, टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटी। और फिर इन्होंने कहा था कि सिर्फ राजा महाराजा इंपॉर्टेंट बात पे नहीं रखना है, वहाँ के लोकल पीपल, वहाँ का सराउंडिंग क्या क्या था उसके बारे में जब तक नहीं लिखो तब तक नहीं। और खुद ने खुद के हिस्ट्री लिखना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड करना है। ठीक है, 1 मिनट देता हूँ, आराम से फटाक से लिखो इसको। चलो हुआ, चलिए पॉज कर लेना जिसको टाइम लग रहा है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा समझते समझते चलना है, राइट। और एक साथ लिस्ट बनाते चलना। इनका नाम लिख लेना, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने क्या, इनका बोलना क्या था शॉर्ट में। ठीक है, एंड में मैं दे दूंगा, पर खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखो, इनका फोटो लगाने का रीज़न क्या है, जरा ध्यान देना, मैं जूम करता हूँ एक बार। वीडी सावरकर दिख रहा है, ये कुछ बात दिख रही है। ये आज डेट क्या है, कब था इनका बर्थडे, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दे दे। अब द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक्सपोज किया, क्या किया, एक्सपोज किया ब्रिटिश रूल को। देखो ये तो कमजोर है, इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने तो बस हमको बेवकूफ बना इतने साल, तो इसलिए ही फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे, यूथ ज्वाइन करना स्टार्ट किया इनको, हाँ कि ना। फिर रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रिवोल्यूशनरी उठना स्टार्ट हुआ, भगत सिंह एक्सेट्रा, राइट। HRA सुना होगा ना हमने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, फिर भगत सिंह आजाद। तो ये सब कैसे हुआ, बिकॉज इन्होंने एक्सपोज करना स्टार्ट किया। ये देखो जो सब कर रही है बेवकूफ बना रही है, रियल ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ कुछ और है। ठीक है, हाँ, ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया। इन दिस एस्पेक्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, बहादुर शाह जफर, राइट, वॉज दी हेड दिल्ली में। और अलग अलग से थे, जैसे कि बताओ बताओ, 2-3 नाम बताओ। झांसी की रानी, और 2-3 नाम तो पता होना चाहिए आपको, देखना है आराम से। ठीक है, 2-3 नाम देखना है आपको, थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहाँ पता था, पूरे नॉर्थ और महाराष्ट्र में भी एक्टिव थे। जैसे नाना थे कोई, तो कौन थे नाना। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। नहीं पता तो फिर लास्ट टाइम बता दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम में, अभी थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, VD सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर is Vinayak Damodar Savarkar for great importance. The nationalist historiography provided a momentum to the writing religion histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographical conditions and the history of South Indian regions. ठीक है, अभी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, इन्होंने हिस्ट्री बताया। अभी इन्होंने बताया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, ये पहले ही अंग्रेज को उठा के बाहर फेंक देते अगर उस टाइम पे हम ऑलराउंड मूवमेंट चलाते, पर उसमें कुछ लकुनास थे, उससे सीख के ही हमने फिर वापस हिम्मत आई ना लड़ने की। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो हमको क्या पता चला था। अब इनकी भी बुक है जो फर्स्ट थे रजवाड़ी, उन्होंने लिखा था फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे 7 जुलाई 1910। तो थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट करते आना, कहीं पे एमसीक्यूज पूछ ले तो बजाएंगे। अब देखो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, जल्दी से याद रखना, थोड़ा पता होना चाहिए। VD सावरकर देखो, इनको बोलते हैं मजीनी। मजीनी वॉज इटालियन। ठीक है, वो कभी पढ़ाएंगे नेशनलिज्म यूरोप में। तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी लॉन्च करना सबसे पहले स्टार्ट किया था, मतलब सरकार के अगेंस्ट अंडरग्राउंड सोसाइटी चलाओ ताकि सरकार को उठा के बाहर फेंक सके। तो VD सावरकर ने भी अभिनव भारत की स्थापना की थी। ठीक है, अभिनव भारत ने, ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, इनके भाई भी थे इनके साथ। तो इन्होंने 1904 में नासिक कॉन्फ्रेंसी में जैक्सन को असैसिनेशन करने का अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद इनको काला पानी में भेज दिया था अंडमान में। तो उसको भी सेल करके आ गए थे। तो खतरनाक पर्सनैलिटी थे भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, शॉर्ट में लिख लेना।
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उन्होंने लिखा था, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उन्हें फोकस किया था। और ये राइटिंग की वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए नए यूथ तैयार हुए थे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक्सेट्रा। ठीक है, और इनकी वजह से फोकस चेंज हुआ, अभी हम ज्योग्राफी एक्सेट्रा पे भी फोकस करने लग गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट देना, थोड़ा कलर, ठीक है ये चल जाएगा। हाँ, अब देखो हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले एशियन पढ़ा, फिर हम मॉडर्न में आए। ठीक है ना, मॉडर्न में आए तो उसमें हमने 2 पढ़े, अंग्रेजों का पढ़ा, कोलोनियल बोलते हैं उनको, फिर नेशनलिस्ट पढ़ा। अब आ गए हम पोस्ट में, पोस्ट एरा में अब इसमें हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ये दिख रहा है ना ये। अब हम इसमें बस राजा, डायनेस्टी, राजा महाराजा का रूल, इनके बारे में नहीं, अब इसको डाइवर्सिफाई करेंगे। जैसे कि नाउ अलॉन्ग विद राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्टोरीज, द कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बीन रिटन। तो हमने डाइवर्सिफाई किया, कल्चर के बारे में लिखना स्टार्ट किया, सोशल के बारे में लिखना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, वर रिटन। स्कॉलर्स of the post-independence began to feel need of writing histories for various communities, science, economic system, political ideologies, cultural, etc. मतलब अभी सब्जेक्ट्स को हम वेरिएबल करना स्टार्ट किए, डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया, राइट? लिख नहीं पा रहे इधर, डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। अब इसको थोड़ा रफ तो लिख जाए। The historiographies of this era has been influenced mainly by 3 आइडियोलॉजीज। तो 3 आइडियोलॉजी क्या थी, एक तो मार्क्सिस्ट अप्रोच था, देखेंगे, फिर सबाल्टर्न हिस्ट्री था। सबाल्टर्न मतलब क्या होता है, आराम से समझेंगे। देखो देखिए, डोमिनेंट क्लास होता है, कहाँ पे भी जाओगे तो डोमिनेंट क्लास होगा। जैसे वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय डोमिनेंट क्लास थे, शूद्रास, राइट, वैश्य में कभी किसी ने लिखा नहीं। अभी भी अगर हम सोसाइटी में देखें तो कुछ रिच पीपल ही है, उनके बारे में चर्चा की। लोकल पीपल, स्लम्स के बारे में कोई ज़्यादा बात करेगा, ये हमेशा फंस कर जाएगा। तो यहाँ पे सबाल्टर्न में क्या रहेगा, वो जो ये जो कॉमन मैन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और फिर फेमिनिस्ट बिलीव करेंगे मैन और विमेन आर इक्वल। ठीक है, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, बस 1 मिनट देना। अब मार्क्सिस्ट का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद आ रहे तो। सो मार्क्सिस्ट क्या था, मार्क्सिस्ट ने क्या बिलीव किया था, ये उस जमाने के सेंट थे भाई। ठीक है, वो वीडियो देखा होगा तो अभी आराम से याद आएगा। तो मार्क्सिस्ट का अप्रोच क्या था, दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक हैव्स है और एक हैव्स नॉट है, राइट। और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, जो किसकी वजह से आया, मनी की वजह से आया। और वो मनी कैसे आया, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री इन्होंने लगाई, काम करने यहाँ से स्लम्स गए थे, पैसा सब ये ऐड के ले गए, तो इसके से गैप बढ़ते गया। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इनको ये पैसे इनको देने पड़ेंगे या फिर ये मार के ले लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, हैव्स और हैव नॉट, और ये सब क्यों आया, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन। आराम से देखना, पहले बताया था, ये तो एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या था, वो बिलीव करते थे कि हम सोसाइटी को बराबर करते सब। तो इनकी थ्योरी बहुत बड़ी है, आराम से पढ़ेंगे कभी आराम से, अभी तक के लिए हमें बस इतना ही समझना है इनका मतलब क्या था। तो इसलिए को हम उसको बोलते हैं सोशलिस्ट अप्रोच। तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, जैसे कि हम रिच से टैक्स लेते हैं, राइट, और गरीब में उसको पीडीएस, फूड डिस्पेंस सिस्टम, आरटी, राइट टू एजुकेशन, सरकारी स्कूल एक्सेट्रा सब चलाते हैं ना, राइट। तो ये सब यहीं से आता है, इसको ही बोलते हैं सोशलिस्ट। थोड़ा ध्यान देना, कलर थोड़ा ढंग कर देते हैं। द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर द सेंटर आइडिया ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स से निकले थे। मार्क्सिज्म का मतलब क्या था, हैव्स और हैव नॉट। आराम से देखना, रिच और पुअर, उसका गैप क्यों बढ़ रहा है, उसका उन्होंने रीजन बताया था। अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन्ड द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, कि हर सोशल इवेंट क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, राइट्स क्यों हो रहे हैं, राइट्स क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे रोक सकते हैं, दुनिया में बराबर कैसे लेके आए हम लोगों को, राइट। तो ये सब यहीं से आया था, ये इमर्जिंग थ्योरी है, आज भी एक्टिव है। और इनके बारे में बताया था मैंने आपको, रशिया के थे, यूके में रहते थे, इंडिया के बारे में लिखते थे, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये दामोदर कोसाम्बी, 1 मिनट देना बस। नाउ ही विल ऑल्सो राइज। सो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में कैसे ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब कैसे पैसा आने से कैसा। देखो अभी आप समझो कि किसी एक क्लास का, मतलब कोई कास्ट हो या फिर कम्युनिटी कोई भी होगा, दिल पे मत लेना, उसका जैसा पैसा आना स्टार्ट हुआ तो उसका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। जैसा पैसा आना स्टार्ट होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा तो लोगों का देखने का नजरिया चेंज होगा। मतलब क्या होगा, क्लास हायरार्की में हमने एक सोसाइटी में क्लास बना के रखा है ना, उसमें उनका अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा। और जैसे ही पैसा खत्म होगा तो डाउन रिटर्न आना स्टार्ट होंगे हम, राइट। तो इन्होंने यही जस्टिफाई किया था, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, आराम से पढ़ना। तो इनका मतलब यही था, जब पैसा आएगा तो हमारा अब देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। जैसे एग्जांपल याद रखना, मैंने आपको बताया चाय को लेके, चाय पीने के लिए एक स्लम जाएगा और अंबानी जाएगा, तो दोनों में कैसे फर्क है। स्लम को तो भगा देंगे, अंबानी के साथ फोटो वगैरह लेंगे, चाय उसके घर तक पहुंचा देंगे। तो दिस इज द अप्रोच चेंजेस बिकॉज ऑफ द मनी, राइट। तो यही यहाँ पे इनका बोलने का नजरिया था कि मार्क्सिस्ट historians in India studied the transition between the caste system. Among the notable Indian historians were adopted Marxist ideology framework scholars like
दामोदर धर्मानंद कौसाम्बी, ये कॉमरेड, कॉमरेड लगाता मतलब लाल सलाम, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हम बोलते हैं ना कॉमरेड कॉमरेड, तो उनका मतलब यही था कि कार्ल मार्क्स को थियरी फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाया बट समझना है। तो कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेटअप हो गया था इंडिया में, राइट, सीपीआई बोलते हैं उसको। एम एन रॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें, ठीक है, वो सब छोड़ो, बुक में दिया उतना ही ध्यान रख लो बस। तो राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली। कॉमरेड डांगे, ये इंपॉर्टेंट है, वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब कि जब ये भी नहीं आया था, इंडस्ट्रीज भी नहीं बनी थी, तभी भी कम्युनिज्म था, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग में, टू स्लेवरी मतलब कि कैसे स्लेव बना के छोड़ दिया आज लोगों को, मतलब जो काम कर रहे हैं एक टाइप से स्लेव ही है, जब फोन करेंगे तब जाना पड़ेगा, जब फोन नहीं करेंगे तो आना पड़ेगा, मतलब फ्रीडम एक टाइप का खत्म ही हो गया, राइट। तो इसमें इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, टाइम मिले तो लिख लेना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा बुक पूरा नहीं ला, उसमें लिख लेना कि किसने कौन सा बुक लिखा था, उस पर फोकस करता था। बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। किसने लिखा था भाई ये? प्रिमिटिव कम्युनिस्ट टू स्लेवरी, ठीक है। हिम मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉमरेड डांगे, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। सो मार्क्सिज्म क्या था? उनका ये बिलीव था कि दुनिया के अंदर जो भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अमीर गरीब है, उसको कम किया जा सकता है। कैसे? उसको बराबर करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनके पास फैक्ट्री है, इन्होंने पैसा पूरा एट लिया, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसकी वजह से गैप आया। उसका एक ही सोल्यूशन है सबको बराबर करने का, कि उनको बोलो पैसा बांटे, नहीं बांट सकते तो फिर हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसे उसमें बताया हुआ है, इसलिए उनको कॉमरेड बोलते हैं हम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आराम से लिख लेना उसको पॉज करके यहाँ पे, अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब सेकंड थ्योरी समझते हैं, सबऑर्डिनेट थ्योरी, ठीक है। इनका मतलब क्या था? ये जो कॉमन मैन है, इनका फोकस एक कॉमन मैन पे रहेगा, इसको क्या बीतती है, इसके बारे में क्या डोमिनेंस क्लास करने निकलेंगे। द सीड्स ऑफ सबऑर्डिनेट हिस्ट्री वाज फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हैव्स और हैव्स नॉट की बात की थी ना, तो हम बात करेंगे ये हैव्स नॉट की। इसको मैं बहुत मोटा लिखता है यार, ये हैव्स नॉट की, ठीक है, इस पे फोकस रहेगा। तो कहाँ से आया इंस्पिरेशन इसका? मार्क्सिस्ट से। सो रोल ऑफ इटालियन हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी Ontario Gramsci is very important in developing the idea of history should be written starting from the bottomest rank of the people in the society। मतलब जो सबसे नीचे आता है ना, उनसे पूछो कि उनको क्या लगता है, तब हम बता सकते हैं रियलिटी क्या है, राइट। ये एसी के रूम में बैठ के हम नहीं बता सकते रियलिटी क्या है। इनफैक्ट सबऑर्डिनेट मीन्स द बॉटमस्ट रैंक, समझा? सबऑर्डिनेट मतलब सबसे बॉटम रैंक, डोमिनेंट क्लास नहीं, सबसे नीचे वाली रैंक कौन सी थी, उनके हिसाब से हिस्ट्री को देखने की कोशिश करो। तो कहाँ से इंस्पायर हुआ था ये? इटालियन। अब फ्लोक्लोर, फ्लोक्लोर मतलब वो पवाड़ा एक्सेट्रा, राइट, जो ओरल होता है, गाने वगैरह हम गाते हैं ना, तो उसकी बात करते हैं। हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग इन सब ऑल्टर्नेट हिस्ट्रीज, क्योंकि वहाँ पे हम रियलिटी डिपिक्ट करते हैं ना। देखो कितने तो संगीत ऐसे हैं जिसमें हम गाने में बताते हैं कि उस टाइम पे सोशल कंडीशन क्या था, राइट। तो रंजीत गुहा एंड इंडियन हिस्टोरियन प्लेड एन मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग द सब ऑल्टर्नेट हिस्ट्री एज एन इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। तो रंजीत गुहा किस बारे में लिखा था? सब ऑल्टर्न में। वहाँ पे एस एम डांगे थे, फिर कौन थे भाई? गोस्वामी, हाँ, मार्क्सिस्ट पे। तो थोड़ा ऊपर ऊपर याद रखो, देखो थोड़ा फैक्चुअल है, राइट, तो उसका लिस्ट बनाना है, देखते जाना है, याद हो जाएगा, रटना मत, आराम से धीरे धीरे चलना, 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद होगा। अब कहाँ पे गए? हाउएवर वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सब ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस्ड बाय हुम? महात्मा ज्योतिराव फुले, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, राइट, इन्हीं की बदौलत है, राइट, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, उसके अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन, सावित्रीबाई फुले, राइट। फिर प्लेग के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल, तो इन्हें बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, दोनों के बारे में आराम से पढ़ते, दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, देखो दोनों की पर्सनालिटी देखो, ठीक है। तो महात्मा फुले अनफोल्डेड हिज हिस्ट्री इन शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज इन द बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब स्लेवरी, राइट, तो कैसे वो डिपेंडेंट है, कैसे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, कैसे उनका सप्रेशन होता है, परसिक्यूशन होता है सोसाइटी में, कैसे अनटचेबिलिटी प्रिवेल है, टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती, अलग से पानी पीना पड़ता है, वेल में टच नहीं किया जाता, तो ये सब उन्होंने एक्सपोज किया था। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, शूद्रास एंड अतिशूद्रास, मतलब तीनों पे फोकस था इनका, वुमेन में भी था, शूद्रास भी था और अतिशूद्रा भी था। डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब कास्ट के नाम पे, मतलब वर्ना सिस्टम के नाम पे। वर्ना सिस्टम बाय कौन सा? बर्थ। अच्छा, आप शूद्रों में पैदा हुए तो आप टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते, कॉमन प्लेसेस को टच नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। द टर्म शूद्रास अति शूद्रा इंडिकेट्स द बॉटमस्ट रैंक ऑफ द सोसाइटी। तो इनका कंट्रीब्यूशन अलग से याद रखना, पुणे यूनिवर्सिटी इन्हीं की बदौलत है। सावित्रीबाई मतलब इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, राइट। तो इन्होंने फिर फर्स्ट वुमेन सोसाइटी सब कुछ इन्हीं ने सेटअप किया था पुणे में। सेकंड आते हैं
बाबा साहब अम्बेडकर, अभी देखो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। इनकी खास बात थी कि एक बार कोई बुक पढ़ लेता तो फिर उसको जिंदगी में कभी भूलते नहीं थे। तो मेमोरी देखो, इनकी रिकॉलिंग कैपेसिटी देखो, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ही इज कॉल्ड दी फादर या फिर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक मजे की बात बताता हूँ आपको, दुनिया में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था यूएसए में 1776 में, उसका बना था फ्रेंच में 1789 में, और 1791 में उन्होंने बना दिया था। ठीक है, उसके बाद सब जगह आया था। पर जो भी सबसे पहले बने थे ना, राइट फ्रॉम यूएसए, राइट फ्रॉम फ्रेंच, सबके कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 2 बार तो चेंज हुए हैं। हमारा अकेला कॉन्स्टिट्यूशन है आज तक जो अभी तक एक ही रहा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ, उसमें अपडेट होता रहता है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, राइट। पर कंप्लीट चेंज नहीं आया उसमें कि पूरा बुक ही उठा के चेंज कर दी। तो ये ब्यूटी था। ये तब हो सकता है जब आप इतना खतरनाक उसको बना सको कि वो उस जमाने में भी 1947 से जब हमने स्टार्ट किया था, जब 1950 में उसको हमने फाइनली अडॉप्ट कर लिया था, तो जब 1946 में बनना स्टार्ट किया था उसको, ठीक है। तो बात समझना है कि जब उस जमाने में आपने आज तक के मतलब मॉडर्न एज के भी इश्यूज उसमें केटर करने का प्रोविजन रखा था, तो सोचो कितना प्रोग्रेसिव बना है अपना, कितना प्रोग्रेसिव था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बन पाया? क्योंकि ऐसे लर्नड आदमी थे हमारे पास, राइट। इनका जैसा विजडम था कि वो फ्यूचर के बारे में देख सके। ठीक है, तो पढ़ते, द रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू दलित कास्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द वेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। हाउएवर देयर रोल, देखो आर्टिकल, इंडिया में आर्टिकल है आर्टिकल 17 जो बैन करता है अनटचेबिलिटी, इनमें इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इसको बैन करना, और ये फंडामेंटल राइट है। हाउएवर देयर रोल वाज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज्ड इन द कॉलोनियल एंड द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफियन। कॉलोनियल क्यों करेंगे एक्सेप्ट, भाई उनको तो वहां पर राजनीति करनी है तो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेट्रा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंस्टेंटली रोट अबाउट इट। द 2 बुक्स, देखो इसको अंडरलाइन करना, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सबॉल्टन टाइप। तो सबॉल्टन टाइप मतलब क्या? बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इटली से आया था, ठीक है। कौन थे? एंटोरियो। फिर इंडिया में किस किसने लिखा, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? गुलामगिरी, महात्मा फुले। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे ड्रॉबैक्स है और अनटचेबिलिटी को बैन करना, ये सब उन्होंने एक्सपोज किया, ठीक है। और एक पर्सनालिटी था पीछे, याद रखना इनका नाम, रंजीत गुहा। तो अभी 1 मिनट देना पड़ेगा भाई, ये ज़्यादा बाउंसर चले जाएगा। 1 मिनट लो आराम से और उसको लिखो, शॉर्ट में लिखना है। हाँ लिख लो भाई, लिख लो। लिख लो राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर भी टाइम ले रहा है, टाइम लग रहा है, तो पॉज कर लेना, आराम से लिख लेना, समझते समझते चलना है। इसका चार्ट बना के चिपका देना। एमसीक्यू टाइप्स और शॉर्ट में पूछेंगे किसी के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, तो सबसे पहले तो उनका बुक लिखना है, उनका थॉट क्या था, किसके बारे में ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, और उनका कुछ व्यू रहेगा ना उस पर, बस इतना ही लिखना है। उससे रिफॉर्म क्या है और लिख पाओ तो और बढ़िया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब फेमिनिस्ट का नाम आएगा, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो पहले हमने क्या पढ़ा, मार्क्सिस्ट आया था जिन्होंने बताया कि अमीर गरीब के बीच में वो भेदभाव कैसे हुआ, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में समझाया उन्होंने कि ये फैक्ट्रीज की वजह से ही जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, उसको कम करने के लिए क्या क्या था। फिर डांगे जी का रोल, फिर सीपीआई पार्टी का रोल, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सबऑल्टर्न की बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ना जरूरी है, उनके बारे में लिखना स्टार्ट किया, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आएगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब क्या है? फेमिनिज्म से डिराइव हुआ है। फेमिनिज्म मतलब क्या? ये बिलीव करते हैं कि मेन और विमेन दोनों बराबर है, ठीक है। बट क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब क्या होता है? पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि मेन ड्रिवन सोसाइटी, जहाँ पे मेन का डोमिनेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि घर में चाय बनाना हो, ठीक है, खाना बनाना हो, तो ये सब काम बाय डिफॉल्ट किसके पास जाता है? उसी को बोलते हैं मेन डिमेंड सोसाइटी, राइट। तो हमेशा विमेन को ही कंसिडर किया जाता है ये सब काम करने के लिए। और देखो जो सबसे पहला रेवोल्यूशन जिसको मानते हैं हम, फ्रेंच को मानते हैं एक्चुअल में, क्योंकि 1776 में जो अमेरिका में आया था वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, उसमें कुछ मॉडर्न कुछ ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी।
फ्रेंच में से आइडिया निकला था लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी का, ठीक है, 1789 टू 91 ये उनका फर्स्ट रेवोल्यूशन था। उसमें 3-4 रेवोल्यूशन आए थे, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी की बात की। तो यहाँ पे इक्वालिटी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि उसने वुमेन को कंसिडर नहीं किया। वुमेन को वहाँ से अलग से क्रांति लानी पड़ी, तब जाके वुमेन को वहाँ पे सपोर्ट मिला और वहाँ पे राइट मिला, ठीक है। पर इंडिया ने एट वन स्ट्रोक एट 1947 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया फ्री हुआ था और 1950 में जब हमने अडॉप्ट किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को, पता होगा ना? नहीं पता? पता होना चाहिए भाई। तो हमने एट वन स्ट्रोक अंडर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमने मेंशन किया है राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी को भी जेंडर, किसके ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट। तो अभी वही समझेंगे। अब क्या होगा, विमेन भी यहाँ पे राइज करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तो फेमिनिज्म मतलब क्या? ये बिलीव करते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कि मेन और विमेन दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। क्यों मेल ही क्यों होंगे भाई? विमेन को पढ़ने ही नहीं भेजते थे, तो लिखेंगे कब, राइट। तो एज अ रिजल्ट द रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ विमेन इन द हिस्ट्री रिमेन नेग्लेक्टेड। उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो अचीव किया ना, और वो क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि उनके बारे में कोई लिखने वाला था ही नहीं। जो लिखेगा वो खुद के बारे में, खुद के सोसाइटी के बारे में लिख पाएगा, राइट, और खुद के ऊपर बायस होगा वो। वुमेन के बारे में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम उनको द अदर हाफ मानते हैं, राइट, उनको कंप्लीट समझते नहीं। बस 1 मिनट देना। थोड़ा हो जाता है भाई, एक्सक्यूज मी। To highlight this fact, a major task faced by the feminist historians. As a result, also it was important to study and compile the historical writings of women. It was necessary to rethink of the women position in history. अभी हमने क्या कहा, अगर इनके बारे में लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? याद करो पीछे रजवाड़े जी ने कहा था, याद करो, टाइम, स्पेस और पर्सनैलिटीज। तो उसमें अगर आप मेन ही मेन रखोगे तो विमेन तो गायब हो गए ना, तो ये इनकम्प्लीट है। तो इसलिए हमको रीथिंक करना पड़ेगा विमेन का रोल क्या है। इसलिए ही राइज हुआ विमेन का। विमेन ने खुद लिखना स्टार्ट किया, उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जा रहे हैं। तो जैसे ताराबाई शिंदे, अमंग विमेन ऑथर्स राइटिंग अमंग विमेन इन 19th सेंचुरी कॉमन एरा, ताराबाई शिंदे। तो ये वापस एनटीएससी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके बुक से, ठीक है। वॉज द फॉरमोस्ट वन हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू राइट अपॉन फेमिनिस्ट, ताराबाई शिंदे। सिंपल क्वेश्चन था। शी रोट अटैकिंगली द मेल डोमिनेंट, एक मिनट, वो सोशल सिस्टम दीजिए आपको, सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने किस पे अटैक किया? मेल डोमिनेंस पे अटैक किया, कि हर जगह पे आदमी का ही बोलबाला है, राइट। एंड सेकंड द कास्ट सिस्टम, कि कास्ट के अंदर भी देखो कई कई कास्ट में तो विमेन को मानते ही नहीं है कि वो इक्वल पार्ट है, राइट। अभी अपन थोड़ा पॉलिटिकल एंगल नहीं देंगे इसको, बट समझना है कि हमेशा होता ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू ट्रेडिशन में देखो तो डाउरी सिस्टम था, हाँ कि ना, कि अगर शादी कराना है तो पहले आपको इतना सारा सोना वगैरह देना पड़ेगा, नहीं तो शादी नहीं हो पाती थी। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लाम में देखें तो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अब दोनों को बैन कर दिया गया, राइट। तो ये समझना है कि ये हमेशा ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। तो उनके बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया ताराबाई शिंदे जी ने। फिर एंड द कास्ट सिस्टम टू, हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, एक बार देख लेना, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने। स्त्री पुरुष तुलना मतलब कि इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है, राइट, कि क्या दोनों का क्या क्या उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट किया। पब्लिश इन 1882, तो फर्स्ट वुमेन टू राइट अबाउट फेमिनिज्म, ठीक है, इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, ठीक है। इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई, इनका भी फिर से कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर चौधरानी, ऐसे बहुत सारे बुक हैं, जो स्त्री महामंडला, ऐसे उन कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट किया। फिर एम डी कर्वे भी है, फिर भाऊजी लाड भी है, ठीक है। इन फिर सावित्रीबाई फुले भी है। बट समझना है हमें क्या, कि फर्स्ट वुमेन कौन थे? फर्स्ट वुमेन वॉज ताराबाई शिंदे। फिर बाद में पंडिता रमाबाई, पब्लिश एंड टाइटल द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है। तो हमने क्या समझा, फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट एक अप्रोच है जहाँ पे हम ये बिलीव करते हैं कि मेन और विमेन दोनों बराबर हैं। पर अभी क्या है, सोसाइटी के अंदर मेन का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा है, विमेन को हम कुछ मानते ही नहीं, उनके बारे में कुछ हिस्ट्री भी नहीं लिखी गई, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। इसलिए क्या हुआ, राइज होना स्टार्ट हुआ, इन्होंने बुक करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले विमेन कौन थी? ताराबाई शिंदे, राइट, स्त्री पुरुष तुलना। तो 1 मिनट देता हूँ आराम से, 1 मिनट लो और इसको आराम से लिख लो, ठीक है। चलो बी क्विक।
चलो लिख लिया हुआ, राइट। तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो हमने क्या समझा, फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म क्या है, जो बिलीव करते हैं कि मेन और वुमेन दोनों बराबर है। उसके ऊपर फिर उन्होंने खुद का वॉइस देना स्टार्ट किया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, हमको भी हक दो, राइट, हमारी बात सुनो। तो उसमें क्या था, सबसे पहले नाम आता है ताराबाई शिंदे जी का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वुमेन के बारे में लिखा, डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस सोसाइटी के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट किया। उसको बोलते स्त्री पुरुष तुलना, ये उल्टा पुल्टा कर दिया शायद मैंने, 1882 में, राइट। उसके बाद पंडिता रमाबाई, दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन। वापस लिस्ट बनाना है, किसने क्या लिखा, मेन फोकस का टॉपिक क्या था, क्लियर है। चलो अब बढ़ेंगे आगे, बस एक मिनट देना। अब देखो, ये बेस्ट पिक्चर है डिपिक्ट करने के लिए, दिख रहा है, ये सब काम कौन करते हैं, वुमेन, राइट। पर हम क्या उनको उतना इक्वालिटी दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम उनको वो इक्वालिटी, रिवॉर्ड दे पाते हैं। सोचो, फूड कैसे बनता, खाना नहीं मिलता तो फिर देश कैसे चलता। तो सबसे पहले तो आपको फूड लगेगा ना। अभी गाड़ी में अगर पेट्रोल ही नहीं रहा तो वो गाड़ी काम कर पाएगी नहीं, राइट। तो वैसे ही अगर आपका जो गाड़ी है, आपका जो खाना, मतलब आपका जो बॉडी है, उसका फ्यूल क्या है, फूड, अगर वो ही नहीं मिले और ये एब्सेंट हो जाए यहाँ से, तो फिर इसका चैलेंज होता है और इससे पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाता है, राइट। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से ज़्यादा रहा है, बस हमने इसको हमेशा नेगलेक्ट करते आ रहे, अभी भी बस कोशिश ही कर रहे हैं। ये नहीं बोल सकते कि अभी भी दे गॉट दी व्हाट दे एक्चुअली नीडेड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक डीपर डाइव बताऊँ, तो समझना, आज भी लोकसभा में 545 सीट्स है, एक्चुअली 552 सीट्स है, राइट। तो उसमें से 10% सीट्स भी, अभी ये पहले बार हुआ है, राइट, ये बार पहले बार हुआ है कि 10% सीट्स में विमेन को मिली है। उसके पहले तो वी वर समवेयर अराउंड 2 to 3% सीट्स इसे विमेन को मिलती थी, लेस देन 5% सीट्स विमेन को थी। मतलब सोचो, अगर 500 सीट्स है, ठीक है, 500 सीट्स है, और इंडिया में अगर 50%, नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन विमेन का है, तो यहाँ पे भी सीट 50% विमेन को मिलनी चाहिए थी ना। तो वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद को वॉइस रेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, इधर उधर का बात है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इशूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे सबसे बड़ा मुद्दा आज भी, कितने सीईओ विमेन है, आज भी दिक्कत है। देखो कुछ कुछ है ना, इंडिया में एक टाइप बन गया है, जैसे कि आप रिसेप्शन पे जाओ कहीं पे भी, या फिर नर्सेस देखो, ठीक है, ये कुछ कुछ प्रोफेशन है, या फिर टीचर भी कुछ एक्सटेंट तक, तो सब कौन होते हैं, विमेन, राइट। तो कुछ कुछ प्रोफेशन हमने फिक्स करके रखे, उसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, ऐसा समझ के रखा हमने, राइट। तो अभी तो आर्मी ने भी ओपन कर दिया ना वुमेन के लिए सर्विस, परमानेंट सर्विस उनके लिए भी ओपन कर दिए, राइट। पता होगा आपको, नहीं पता तो मालूम करो भाई थोड़ा बहुत तो, ठीक है। समझते, फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस, कि कैसे ट्रीटमेंट, कैसा वर्क वर्क कल्चर कैसा है वुमेन के लिए, सेफ है कि नहीं है। राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि दोनों बराबर हैं, दोनों को समान हक है। जैसे कि राइट टू इंडिपेंडेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अंडर दोनों को बराबर बोलने का हक है, पर अगर कुछ वुमेन बोलना स्टार्ट करे तो हम उसका मुंह बंद कर देते, तू चुप तू चुप तू चुप तू चुप, है कि नहीं, है कि ना, शट योर माउथ, तू चुप, तो आवाज़ दबा दिया जाता है, राइट। जैसे कुछ भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिर अभी छोड़ो ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, पर क्या समझना है आपको कि वहाँ पे उनको सेम पॉलिटिकल राइट्स भी मिलना चाहिए, जो राइट्स मेन को है वही सेम वीमेन को होना चाहिए। हम कौन है उनको डिफ्रेंशिएट करने वाले, राइट। तो यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पे चले गया, हाँ, पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा। अमंग रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसाम्बी बुक द क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब होता है ना कि ऐसा कुछ हमने फ्रेम निकाल कर रखा है, इसके बाहर नहीं जा सकते आप, तो उसको क्रॉस करने की फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री। तो उन्होंने बोला कि जो बैरियर्स बना के रखे विमेन के लिए, उसको तोड़ने का हम पड़ेगा। उन्होंने पे उसको लिखा था क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, किसने लिखा था, मीरा कोसाम्बी, मॉडर्न है, ठीक है। इज इंपॉर्टेंट, एक मिनट ना, थोड़ा रब कर दो तो दिख जाएगा, हाँ। इज ऑफ इंपॉर्टेंस, इट कंटेन्स एसेज ऑन लाइफ स्टोरीज ऑफ विमेन लाइक पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रुखामा रुखामाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर, वापस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर रुखामाबाई, ठीक है। इसके लिए डफरिन स्कूल था, डफरिन हमारे जो वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय था, उसने बुक खोली, तो कॉलेज स्टार्ट की थी कलकत्ता में, तो 1825 के आसपास खोल दी थी वुमेन के लिए, ठीक है। तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। तो फर्स्ट, और फिर एक है, छोड़ो, गांगुली भी थे एक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हेड किया था
अपार्ट फ्रॉम सरोजनी नायडू, गांगुली वॉज द फर्स्ट जिसने आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किया था, मतलब कि अटेंड किया था मीटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो सरोजनी नायडू का जी का भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च में उन्होंने एक पूरा बटालियन को हेड किया था, ठीक है। तो वुमेन का रोल भी है इंडिपेंडेंस में काफ़ी। फिर एक बहुत सारे हैं, एक तो मीना दास भी है। इन्होंने वॉइस रॉय को जब ग्रेजुएट हुए थे तो उन्होंने शूट कर दिया था वॉइस रॉय को, ठीक है। तो रेडिकल भी थे भाई, खतरनाक थे। और भी है, फिर एक रानी गैडुलू बोल के भी है, उन्होंने तो 16 साल की उम्र में ही अटैक कर दिया था अंग्रेज़ों पे। फिर झांसी की रानी, राइट। तो विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री में देखो तो काफ़ी है। तो पहले बताओ, मुगल सुल्तनत में ओनली ओनली लेडी जो किंग बनी थी, मतलब क्वीन, इनको तख्ता मिला था, थ्रोन पे बिठाया था, वो कौन थे? कौन सी सुल्तान थी वो? डू लेट मी नो। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना भाई, आप समझते आगे, ये तो होता रहता है, ये पढ़ते हैं अभी। हाँ, तो ये समझ लिया हमने। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। दलित वुमेन के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर शर्मिला रेंगे वर्क इज नोटेबली इन द कॉन्टेक्ट ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो शर्मिला रेंगे जी ने किस बारे में लिखा है? दलित वुमेन के बारे में। हर बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज इंक्लूड हर एसेज एंड ऑटोबायोग्राफीज, मतलब ऑफ दलित वुमेन, कि दलित वुमेन ने खुद ही अपने बारे में बताया, तो उन्होंने वो लिखा है, ठीक है। तो 1 मिनट देता हूँ, आराम से इसमें से की पॉइंट जो है एक्सट्रैक्ट कर लो शॉर्ट में, जल्दी करना है, इसके बाद ऑलमोस्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो कुछ यहाँ वहाँ की बातें बताएंगे और ख़त्म करेंगे लेक्चर को, तो फटाफट लिखो इसको। लिख लिया? चलो लिख लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर होता है ख़त्म। और देखो लास्ट में ना आपके बुक में एक लास्ट पैराग्राफ भी दिया है, जिसमें कुछ नोटेबल जो अभी के राइजिंग है, जो अभी भी लिख रहे हैं, उनके बारे में दिया है, जिसमें से बस ऊपर पढ़ लेना। एक उसमें रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। ये अभी भी लिखते हैं गांधी जी के बारे में। फिर कुछ कुछ नाम उसमें नहीं दिए हुए, जैसे बिपिन चंद्रा भी है, इन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बिपिन चंद्रा है, चंद्रा, ठीक है। वो नाम देख लेना बस। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले समझा कि इंडियन ट्रेडिशन में क्या क्या था, पहले कैसे था, फिर कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियल रूल ने क्यों आया, उन्होंने क्या क्या खुद को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया। फिर उसमें कितने कितने कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उसमें कुछ कुछ लोग थे जो इंडिया के बारे में अच्छा भी लिखते थे, ठीक है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? ASI बनाया उन्होंने, आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर एक और एजेंसी बनाई थी, उसका नाम क्या था बताओ मुझे। फिर उसके बाद कुछ रेडिकल थॉट्स वाले थे जो मानते थे भाई इंडिया तो कंप्लीटली फालतू है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम तो जबरदस्ती आ गए। फिर नेशनलिस्ट का अप्रोच जो आप बता रहे हो अधूरी बात बता रहे हो। फिर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि आप बस राजा महाराजा के बारे में नहीं बता सकते, ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताना जरूरी है। उसके बाद हम मॉडर्न में 3 थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया हमने, एक तो मार्क्सिस्ट, फिर सब अल्टर्न, और फिर फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट के अंदर डिफरेंट अप्रोच हमने देखना स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसका रिवीजन वीडियो देखते हैं कब अपलोड होता है, और इसका जो चार्ट है वो मैं जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट लगे, थोड़ा फास्ट लगे, तो वापस देख लेना आराम से। फिर भी कोई डाउट है टू लेट मी नो, तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी किसी नई चैप्टर के साथ। चलो, थैंक यू।